गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कल पढ़ा था फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष में अंतर, पहला। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अशुद्धता दोष। उसके बाद हम लोग स्टोइकियोमेट्री यानी नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़े थे। और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था धातु आधिक्य दोष थोड़ा सा। अब जो धातु आधिक्य दोष है वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है, यानी दो प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला होता है ऋणायनिक रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य दोष, और दूसरा होता है अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से धातु आधिक्य दोष। यानी पहले में क्या होता है कि ऋणायन अपने स्थान से हट जाता है और उससे जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष को हम लोग कहते हैं ऋणायनिक रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य दोष। और दूसरा क्या होता है कि दोष जो है, दोष वो कोई बाहरी धनायन आ जाने से उत्पन्न होता है और वो आ जाता है अंतराकाशीय स्थल पर। इसको तुम ऐसे कह सकते हो कि किसी के घर में यदि कोई आदमी कमाने चला गया तो वो ऋणायनिक रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य दोष हुआ। लेकिन अब क्या हो गया कि एक आदमी मेहमान जो है वो आके जम गया आपके यहाँ, है ना, तो वो भी दोष है और वो दोष कहलाया जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा आदमी आ गया तो वो कहलाया जाएगा अंतराकाशीय स्थल पर उपस्थित धातु आधिक्य दोष। हाँ, तो चर्चा करेंगे हम लोग। फिलहाल आप ये दोनों लिख सकते हो तो लिख लो, क्योंकि एक एक करके चर्चा करूँगा तो ये आपको मैं मिटा दूंगा, ये वाला सब खत्म। तो फिलहाल क्या है, धातु आधिक्य दोष के दो प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला ऋणायनिक रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य दोष होता है और दूसरा अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से क्या होता है, धातु आधिक्य दोष होता है। कॉपी कर सकते हैं आप जल्दी से। चलिए हो गया, हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है ऋणायनिक रिक्तियों के कारण धातु आधिक्य दोष। ऋणायनिक रिक्तियों के कारण यानी कि इसमें क्या होगा कि ऋणायनिक रिक्तियां जो होंगी वो अपने जगह से क्रिस्टल से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिए, ऋणायनिक रिक्तियां जैसे ही आएगी तो उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्यों आएगा? क्योंकि जैसे ऋणायनिक रिक्तियां निकलेगी वैसे ही उसका जो विद्युत उदासीनता है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फिर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वहां पर तो वो विद्युत उदासीनता बिल्कुल बना रहेगा। मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखो ये है इस तरह से, ये देखिएगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो और समझो, है ना। ये है, और भी ले सकता हूं मैं, आगे इधर भी ले सकता हूं, उधर भी ले सकता हूं। तो ये हो गया। अब आपको देखो, आप देखो इधर a प्लस b माइनस, कुछ भी ले सकते हैं, a b c जो भी ले सकते हो। फिर ये हो गया a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस a प्लस, यहाँ हो गया a प्लस b माइनस a प्लस b माइनस, यहाँ हो गया b माइनस a प्लस b माइनस और क्या a प्लस। मैं सबको जोड़ देता हूँ, ये देखो इस तरह से आपको भी जोड़ने हैं, है ना। ये जुड़ गया एक दूसरे से। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा इधर, ये हो गया। अब क्या होगा, इसमें से ऋणायन, है ना, तो ऋणायन अपने स्थान से क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो जब ऋणायन अपने स्थान से लुप्त होगा तभी ना धनायन बढ़ेगा। और धातु आधिक्य दोष किसे कहते हैं, जिसमें धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी ऋणायन, देखो यहाँ से ऋणायन क्या हो गया, हट गया, लेकिन इसके जगह पर कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। अब बोलो सर इलेक्ट्रॉन क्यों आया, क्यों इलेक्ट्रॉन आया नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या हुआ कि जो ऋणायनिक रिक्तियां होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, फंसा लेती है, यानी ट्रैप कर लेती है। और ट्रैप करने के कारण जहां जहां ऋणायनिक रिक्तियां होगी वहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है कि नहीं। अभी ये बोलो सर कि ये क्यों आया, देखो तो ये कितने प्लस है, जरा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए कुल मिलाकर 8 धनायन है। ऋणायन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 ही है, 7 है। यदि ये नहीं रहे तो कितने हैं, 7 है। तो 7 है तो विद्युत उदासीनता हुई नहीं हुई। तो विद्युत उदासीनता को बरकरार रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होता है,
जमा हो जाता है यानी जम जाता है, और जिससे विद्युत उदासीनता यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो निकला इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर एफ केंद्र। एफ केंद्र है ना। एफ केंद्र क्या है मैं भी चर्चा करूंगा, फिलहाल हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर आप एफ केंद्र पर चलते हैं। तो ऋणायनिक रिक्तियों के कारण धातु अधिक दोष, तो इस दोष में क्या होता है, जालक स्थल से ऋणायनिक रिक्तियां क्या होती है, लुप्त हो जाती है ना। या ऋणायनिक आयन, ऐसे ऋण आयन ये क्या होता है, रिक्त हो जाती है तथा इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाती है। क्यों उपस्थित हो जाती है, जिससे क्रिस्टल का विद्युत उदासीनता बनी रहे। बात समझे फिर से, क्या बोला मैंने कि इस दोष में क्रिस्टल जालक से ऋणायनिक यानी ऋण आवेश क्या होती है, रिक्त हो जाती है तथा यहाँ जहाँ पर ऋणायनिक ऋण आवेश रिक्त होती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है, ताकि क्या हो, क्यों उपस्थित हो जाता है, जिससे कि विद्युत उदासीनता क्या है, बनी रहे। अब बोलो सर यदि इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित होता तो क्या होता, तो होता ना कि यहाँ धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या से अधिक हो जाती, और तब क्या होता कि इस यौगिक का, इस क्रिस्टल का विद्युत उदासीनता नहीं होता। और जब विद्युत उदासीनता नहीं होगा तो यौगिक जो होगा वो स्टेबल यानी स्थायी नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसे हम लोग कहते हैं एफ केंद्र, है ना। यहाँ जो जहाँ जहाँ ये इलेक्ट्रॉन नहीं, जहाँ जहाँ खाली स्थान रहेगा उन सभी को हम लोग कहेंगे एफ केंद्र। याद रखें ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो दो काम करता है। पहला काम करता है कि वो विद्युत चालकता बढ़ा देता है। विद्युत चालकता यानी ठोस में विद्युत चालकता के लिए उत्तरदायी है मुक्त इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दूसरा क्या होता है, ये क्रिस्टल को रंग प्रदान करता है ना। इस पर चर्चा कुछ देर में, फिलहाल एक केंद्र की जानकारी लेंगे थोड़ा देर बाद। तो क्या है, ऋणायनिक रिक्तियों के कारण धातु अधिक के दोष में आप क्या लिखोगे कि इस दोष में जालक स्थल से ऋण आवेशित आयन रिक्त हो जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, जिससे विद्युत उदासीनता बनी रहती है। उपस्थित नहीं होते बल्कि जो ऋण आवेश निकलता है ना वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है, और यहाँ पर आके इलेक्ट्रॉन जमा हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो चर्चाएं करेंगे, फिलहाल दो लाइन लिखिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखिए इस दोष में जालक स्थल से एक या एक से अधिक, ये भी बोल सकते हो, एक या एक से अधिक ऋणावेशित आयन रिक्त हो जाते हैं तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, जिससे इस क्रिस्टल का विद्युत उदासीनता बनी रहती है। नहीं, क्रिकेट में देखते हो, क्रिकेट में क्या होता है कि बैटिंग कर लिया, जब फील्डिंग करने की बारी आती है तो क्या है, भाग जाता है और उसके जगह पर कोई दूसरा आके फील्डिंग करता है बेचारा। बस यही है, ये फील्डिंग कर रहा है। क्या चीज़ का फील्डिंग कर रहा है, तो ऋणायन के जाने का फील्डिंग कर रहा है। ऋणायन चला गया, इसको फील्डिंग करना पड़ रहा है। वो फील्डिंग करने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन है ना। तो चलिए ये चित्र बनाना चाहते हैं बनाने, लेकिन रुक जाए, नहीं भी बना सकते, अभी कुछ देर के बाद ही बना रहने दें इसको, है ना। तो अब टॉपिक इसके अंदर आएगा,
इसके अंदर एक टॉपिक आएगा एफ केंद्र। क्या आएगा? एफ केंद्र। जानिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, वीवीआई भी है। एफ केंद्र आपके लिए वीवीआई टॉपिक है और एग्जाम में हमेशा पूछता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब। तो एफ केंद्र यानी कि एफ सेंटर। तो एफ केंद्र क्या है? ये देखो, पहले तो ये समझ गए एफ केंद्र कैसे बना। एफ केंद्र कैसे बना? क्या हुआ कि ऋणायनिक रिक्तियां जो ऋणावेशित आयन जो है ना, ऋणावेशित आयन अपने स्थान से क्या हो गया? रिक्त हो गया और उसके जगह पर इलेक्ट्रॉन जमा हो गया। और जब इलेक्ट्रॉन जमा होगा तो इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? एफ केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र क्यों कहते हैं, चर्चा होगा कुछ देर में। फिलहाल एफ केंद्र किसे कहते हैं पहले ये जानो, इसका एक डेफिनेशन है ना। डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या है कि क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित है ना, युग्मित तो है नहीं, अकेले है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी ऋणायनिक रिक्तियां को, यानी ऋणायनिक रिक्तियां में कौन भरा हुआ है? इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन तो कई इलेक्ट्रॉन से, लेकिन अयुग्मित है ना, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन तो अयुग्मित होते हैं। तो क्या बोला मैंने कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी ऋणायनिक रिक्तियां को एफ केंद्र कहते हैं। फिर से एक बार, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी, मेन टॉपिक है। इससे पहले 2 लाइन तो इसका खाली क्या था, भाषण था, लेकिन ये इसका मेन टॉपिक है। क्या बोला मैंने कि ऋणायनिक रिक्तियों से भरी, उल्टा बोल दिया मैं, क्या है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी ऋणायनिक रिक्तियां को एफ केंद्र कहते हैं। एक बार और सुने, क्या बोला मैंने कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी क्या ऋणायनिक रिक्तियां को एफ केंद्र कहना है। यानी जहां भी ऋणायनिक रिक्तियां निकलेगा वहां इलेक्ट्रॉन आएगा, और इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? एफ केंद्र कहेंगे, है कि नहीं? फिर से सुने, उसके बाद हम लोग और चर्चा करेंगे इस पर। एफ केंद्र किसे कहते हैं? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी ऋणायनिक रिक्तियां को एफ केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र क्यों कहते हैं? तो देखो, एफ जो है एक जर्मन शब्द किससे? फॉरवेन जनरेटर से लिया गया है। फॉरवेन, देखो जनरेटर, फॉरवेन जनरेटर, जर्मन शब्द फॉरवेन जनरेटर। तो फॉरवेन जनरेटर का पहला अक्षर फ है, यानी एफ। तो फॉरवेन जनरेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रंग केंद्र, जिसका अर्थ रंग केंद्र होता है। तो इसका क्या काम है? ये इलेक्ट्रॉन जो आया, जो ऋणायन हटा, उससे जानते हो क्या होता है? क्रिस्टल को रंग प्राप्त होता है। क्रिस्टल को रंग प्राप्त होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करता है, और अवशोषण करने के कारण जो ये अणु होते हैं वो रंगीन हो जाते हैं। जैसे कि NaCl का रंग क्या हो जाता है? पीला होता है ना। कैसे होता है उस पर भी मैं 2 लाइन बता दूंगा कैसे ये प्रोसेस हुआ। उसके बाद आप देख सकते हो लिथियम क्लोराइड का रंग क्या होता है? गुलाबी होता है ना। क्या होता है? गुलाबी होता है। उसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड का रंग बैगनी होता है। क्या होता है बच्चा? बैगनी होता है। तो एक बार और सुनो, क्या बोला मैंने? एफ केंद्र किसको कहते हैं? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी ऋणायनिक रिक्तियां को एफ केंद्र कहते हैं। एफ एक जर्मन शब्द फॉरवेन जनरेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ रंग केंद्र होता है। यह क्रिस्टल को रंग प्रदान करने में सक्षम होता है। जैसे NaCl का रंग पीला होता है, LiCl का रंग गुलाबी होता है, KCl का रंग बैगनी होता है। तो आप ये समझे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया मैं फिर से बताऊंगा। ऐसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, किंतु फिर मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया। तो ये यहाँ पे क्या था? B- था ना, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस। अब क्या हुआ कि जो ऋण आवेशित आयन है, ऋण आवेशित आयन जो है वो अपने स्थान से क्या हो गया? रिक्त हो गया। और जब रिक्त हुआ तो वो क्या कर लिया? यानी ऋण आवेशित आयन इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, जिसको कहते फंसा लिया, ट्रैप कर लिया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हुआ? जमा हो गया। और मुक्त इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है? तो 2 काम होता है। एक तो विद्युत चालकता देना ठोस को या पदार्थ को, और दूसरा रंग देना। ये दोनों मुक्त इलेक्ट्रॉन का सबसे बड़ा काम है। आगे पढ़ोगे भी डी ब्लॉक के तत्व या एफ ब्लॉक के तत्वों में भी पढ़ोगे, है ना, और पीछे भी पढ़े होंगे।
तो F केंद्र किसे कहते हैं, एक बार और सुने। क्या बोला मैंने कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अब ऐसे एक ही नहीं है, कई हो सकते हैं, मैं कई बना सकता हूँ यहाँ, और जितने भी खाली स्थान होंगे सबको हम क्या कहेंगे, F केंद्र कहेंगे। तो क्या है, F केंद्र किसे कहते हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी ऋणायनिक रिक्तियां को, है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी ऋणायनिक रिक्तियां को F केंद्र कहते हैं। एक बार और सुन ले, क्या बोला कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी ऋणायनिक रिक्तियां को F केंद्र कहते हैं। भैया भी आई है 2 नंबर में, फिर से बता दूं एक बार और सुन ले। क्या बोला मैंने, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी ऋणायनिक रिक्तियां को F केंद्र कहते हैं। F एक जर्मन शब्द, क्या चीज से, फॉर्मेन जनरेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, रंग केंद्र होता है ना। यह क्रिस्टल को रंग प्रदान करने में सक्षम होता है। जैसे NaCl का रंग पीला होता है, लिथियम क्लोराइड का रंग गुलाबी होता है, KCl का रंग बैगनी होता है। मैं भी बताऊंगा NaCl का रंग पीला कैसे हो गया, उस पर भी चर्चा करूंगा। फिर से एक बार सुनो, उसके बाद F केंद्र किसे कहते हैं, बोलिए F केंद्र किसे कहते हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी ऋणायनिक रिक्तियां को, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी कौन सी रिक्तियां, ऋणायनिक रिक्तियां को, ऋणायनिक क्या रिक्तियां को हम लोग क्या कहते हैं, F केंद्र कहते हैं। F एक जर्मन शब्द फॉर्मेन जनरेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है रंग केंद्र या क्रिस्टल को रंग प्रदान करने में क्या होता है, सक्षम होता है। जैसे NaCl का रंग पीला, NaCl का रंग गुलाबी और KCl का रंग क्या होता है, बैगनी होता है। लिखिए, 2 लाइन लिखिए, उसके बाद ये टॉपिक कर लीजिए F केंद्र, उसके बाद लिखना है, लिखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी, F केंद्र लिख के डैश दीजिएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भरी ऋणायनिक रिक्तियां को, ऋणायनिक रिक्तियां को F केंद्र कहते हैं। F केंद्र कहते हैं, लाइन चेंज कीजिए, लिखिए F एक जर्मन शब्द, F एक जर्मन शब्द फॉर्मेन जनरेटर से लिया गया है, फॉर्मेन जनरेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ रंग केंद्र होता है, रंग केंद्र होता है। लिखिए, यह क्रिस्टल को रंग प्रदान करने में सक्षम होता है। यानी आपसे कोई पूछे क्रिस्टल का रंग किसके कारण होता है, कौन से दोष के कारण होता है, तो F केंद्र के कारण होता है। फिर मैं बताऊं कि कोई पूछ दे आपसे कि क्रिस्टल का जो रंग होता है वो किस दोष के कारण होता है बच्चा, तो F केंद्र के कारण होता है। याद रखना है ना, ऑब्जेक्टिव है। तो ये लिखे, क्या लिखे, जैसे क्या लिखे, NaCl का रंग, लिखे NaCl का रंग पीला होता है, LiCl लिथियम क्लोराइड का रंग गुलाबी होता है, KCl का रंग बैगनी होता है ना। अब ये NaCl का रंग पीला कैसे हुआ, जैसे करके इसमें लिखना है, ध्यान दीजिए, मिटा दूँ इसको, देखो ध्यान से, बहुत इजी है, ध्यान से देखना है। पहले मैं यहाँ क्या है कि NaCl, तो सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या होता है बच्चा, तो सोडियम क्या क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब क्या है, सोडियम क्लोराइड को ध्यान दीजिएगा, इसमें कैसे रंग आया ये देखिए, जरूरत नहीं है, नहीं भी लिख सकते उसको, लेकिन जान लो
कि सोडियम क्लोराइड ये है ना, तो सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प में, सोडियम के क्या वाष्प में, क्या वाष्प के उपस्थिति में, है ना, सोडियम के वाष्प के क्या उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो जानते हो जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है कि जैसे इसको गर्म किया जाता है तो जो सोडियम आयन है वो NaCl क्रिस्टल पर जाकर जमा हो जाता है। NaCl क्रिस्टल पर जाकर क्या होता है, जमा हो जाता है। तो जैसे ही वो जमा होता है तो क्लोरीन क्या है, अपने स्थान से रिक्त हो जाता है, लेकिन वो मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है। और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन वो प्रकाश को के विकिरण को अवशोषित करता है और इसके कारण ये जो आपका सोडियम क्लोराइड है उसका रंग पीला हो जाता है ना। तो अब ये देखो, तो फिर से अब यहाँ एक, यदि आप चाहते हो और अच्छी तरह समझना तो देखो 3 4 1 2 3 4 जैसे ही बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मैं बनाऊं वैसे आप भी बनाओ, क्यों। अब ये देखो यहाँ हो गया Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, उसके बाद क्या होगा Cl माइनस और Na प्लस। अब क्या होता है देखो, बहुत इजी, ये क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में क्या किया जाता है कि NaCl क्रिस्टल को यानी NaCl को सोडियम के वाष्प की उपस्थिति में क्या कर दिया जाता है, गर्म किया जाता है। तो जब गर्म किया जाता है तो जो सोडियम है वो इस क्रिस्टल पर आके जमा हो जाता है और जमा होने के साथ जो ये देखो ये क्लोरीन जो है या कोई भी क्लोरीन आयन यानी Cl माइनस आयन अपने जगह से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। मुक्त क्या हो जाता है, अपने जगह को छोड़ना पड़ता है उसको, और जब छोड़ता है तो यहाँ रिक्ति उपस्थित हो जाती है। और ये जो Cl माइनस है वो Na सोडियम से अभिक्रिया कर फिर से ये NaCl का क्या कर देता है, निर्माण करता है। और ये यहाँ जो मुक्त इलेक्ट्रॉन बना, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन आया वो क्या करता है कि प्रकाश को क्या है, अवशोषित करता है, प्रकाश के विकिरण को अवशोषित करता है और उसी अवशोषण के कारण ये जो NaCl है उसका रंग क्या होता है, पीला हो जाता है ना। बात समझ में आई। फिर सुनो क्या बोला मैंने कि कोई पूछ दे NaCl का रंग पीला होता है क्यों, आंसर कि जब NaCl सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो सोडियम NaCl क्रिस्टल पर जमा हो जाता है तथा क्लोरीन आयन अपने स्थान से रिक्त हो जाता है तथा एवं कहाँ ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, या इलेक्ट्रॉन को, मुक्त इलेक्ट्रॉन है यहाँ ध्यान रखिएगा, खाली इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जमा हो जाती है, ऐसे लिख सकते हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाती है। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश का अवशोषण करता है और प्रकाश के अवशोषण करने के कारण यानी ये क्या करती है, इसका रंग जो होता है वो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। वही तुमसे कोई पूछ दे कि लिथियम क्लोराइड का रंग गुलाबी क्यों होता है तो आंसर सेम होगा, खाली सोडियम की जगह लिथियम हो जाएगा। यदि आपसे पूछ दे पोटेशियम क्लोराइड का रंग बैंगनी क्यों होता है तो बस आंसर भी सेम होगा, सिर्फ आपका जो वहां पर है क्या कहते हैं सोडियम है वहां पर उसकी जगह पोटेशियम होगा। एक बार और समझे मैं क्या बता रहा हूँ, फिर समझे। पहले ये समझ लो ये कैसे आता है, ये तब आता है जब ऋणायन अपने स्थान से क्या होता है, मुक्त हो जाता है। जैसे ही ऋणायन मुक्त होता है तो इलेक्ट्रॉन आ जाता है। कोई पूछे क्यों आ जाता है इलेक्ट्रॉन, क्या जरूरी है इलेक्ट्रॉन आना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इसलिए आता है क्योंकि क्लोरीन या ऋणायन वाला उसको अपने ओर क्या करता है, ट्रैप करता है, खींच के उसको वहां छोड़ देता है। लेकिन फिर भी ये क्यों ट्रैप करता है, ये भी एक समस्या है, ये भी एक क्या है कारण है क्यों ऐसा होता है। क्योंकि यदि ये यहाँ पर नहीं होता, यदि ये इलेक्ट्रॉन मान लो नहीं होता तो क्या होता, तो Na जोड़ो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है सोडियम यानी कि प्लस, और 7 है 1 2 3 4 5 6 7 है क्या ऋणायन। तो ये विद्युत उदासीनता यहाँ नहीं होती। लेकिन तब
जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये प्लस भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन आने से यहाँ क्या हो जाएंगे कि विद्युत उदासीनता पहले जैसा रह जाएगा, और इसी कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित होता है। ध्यान रखें, कोई पूछे इलेक्ट्रॉन क्यों आता है, तो आपका आंसर होगा विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए आता है ना। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए आता है इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कौन लाता है, तो जो ऋणावेशित है आयन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। ध्यान रखें, इस ऑब्जेक्टिव में यदि बहुत हार्ड ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो ये सब आएगा। ऐसे तो इजी में तो वही पूछेगा सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है ना। तो एक बार और सुन लो, क्वेश्चन है NaCl का रंग पीला क्यों होता है। आंसर है कि NaCl को, है ना, किसके, सोडियम के वाष्प की उपस्थिति में गर्म करने से क्या होता है, सोडियम कहाँ, तो कहाँ पर जमा हो जाता है, NaCl पर, यानी NaCl क्रिस्टल पर जमा हो जाता है, तथा क्लोरीन आयन अपने स्थान से रिक्त हो जाता है ना। इस जगह यानी इस ऋणायनिक रिक्तियों के जगह क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाता है। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, यानी अभी तुरंत यहाँ मैंने बोला, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, F केंद्र, इसी को ना कहते हैं हम लोग F केंद्र। और F केंद्र होता है, बोलो सर F केंद्र में आखिर होता क्या है जो रंग आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि प्रकाश का अवशोषण करता है, प्रकाश के विभिन्न ऊर्जा वाले विकिरण का वो क्या करता है, अवशोषण करता है। और अवशोषण करने के साथ NaCl जो है वो हल्का हल्का पीला दिखने लगता है। एक्चुअली में NaCl उजला दिखता है ना, लेकिन जब हम इसको सोडियम के वाष्प की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन के प्रकाश अवशोषण के कारण ये पीला दिखना शुरू हो जाता है। तो एक बार और मैं बोलूँ कि बस हो गया, चलिए एक बार और मैं बोल देता हूँ, उसमें लिखा कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि NaCl का रंग पीला क्यों होता है। आंसर है ना, आंसर ये है कि जब NaCl को सोडियम के वाष्प के उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो सोडियम कहाँ, NaCl क्रिस्टल पर जमा हो जाता है तथा क्लोरीन आयन अपने स्थान से मुक्त हो जाता है। इस ऋणायनिक रिक्तियां जहाँ क्लोरीन छोड़ा, इस ऋणायनिक रिक्तियों पर इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं खाली मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ बहुत अच्छा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाती है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने का मैंने बताया कि यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो दो काम हो सकता है। पहला, उसकी विद्युत चालकता बढ़ सकती है, लेकिन उतनी भी नहीं ज़्यादा बढ़ पाती है, विद्युत चालकता बढ़ती है या विद्युत चालकता उत्पन्न होती है उस पदार्थ में। और दूसरा, उसमें रंग आता है। याद रखें, मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो यहाँ पर दो खासियत है, दो प्रॉपर्टीज है। पहला कि विद्युत चालकता को बढ़ा देता है, और दूसरा क्या, वो रंग प्रदान यानी रंग को प्रदान करता है। बोलो सर रंग क्यों प्रदान करता है, तो रंग इसलिए प्रदान करता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। और इसी कारण वो जब अवशोषण करता है तो वस्तु जो है वो रंगीन हो जाती है। चलो, तो क्या मैं लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। NaCl का रंग, या तुम F केंद्र में भी ये जैसे करके लिख सकते हो। F केंद्र टॉपिक में यदि ज़्यादा नंबर आ जाए तो जैसे करके इसको लिख सकते हो, क्योंकि तो F ही केंद्र है ना। ये चित्र बना लिए थे ना ये वाला पहले, चलो ठीक है। तो NaCl को लिखो, क्या लिखे, NaCl का रंग पीला क्यों होता है, पीला क्यों होता है। उत्तर लिखिए, लिखिए, जब NaCl को, जब NaCl को सोडियम के वाष्प की उपस्थिति में, वाष्प की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, गर्म किया क्या जाता है, गर्म किया क्या जाता है, तो सोडियम परमाणु या सोडियम है लिख सकते हो, तो सोडियम परमाणु NaCl क्रिस्टल पर, NaCl क्रिस्टल पर
जमा हो जाता है, क्रिस्टल पर जमा हो जाता है तथा क्लोरीन आयन अपने स्थान से रिक्त हो जाती है, रिक्त हो जाती है। लिखो, इस ऋणायनिक रिक्तियां पर लिखना। इस ऋणायनिक रिक्तियों पर या रिक्तियां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे Cl Na से मिलकर NaCl बना देगा, इसीलिए NaCl का रंग होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रकाश का अवशोषण करते हैं, प्रकाश का अवशोषण करते हैं। इस प्रकार NaCl का रंग पीला हो जाता है। इस प्रकार NaCl का रंग पीला होता है। ये देखो ना, इसका उदाहरण आप अपने घर में देखते हो। कभी कभी देखते हो तुम्हारी लड़ाई किसी से हो जाती है, कोई लड़के से, और वो लड़का क्या होता है तुम्हारे घर पर आता है, तुमसे नहीं तुम्हारे भाई से मिलने। ऐसा तो होता है, मोहल्ला में खूब होता है ऐसा। तो तुम्हारे भाई से मिलने आता है, तो तुम क्या करते हो, उसको देखते हो, बस वहाँ से उठ के चले जाते हो, और वो तुम्हारे स्थान पर आके क्या होता है, बैठ जाता है। बैठने के बाद वो क्या करता है कि तुम्हारे घर में कुछ चाय वाय पी के जाता है, आराम से कुछ लेके ही जाता है। उसी तरह से प्रकाश का अवशोषण करके ही जाता है। जब प्रकाश का अवशोषण करता है तो ये क्या होता है, रंगीन हो जाता है। वो भी तुम्हारे घर में चाय वाय पी के बिस्कुट विस्कुट खा के पूरा एकदम स्वस्थ होकर क्रिकेट खेलने जाता है, और तुम्हारे को ऊपर ही छक्का मार देता है। यही होता है, और यही हुआ है। तो यहाँ पर भी सेम केस है। आप चित्र बना लीजिए, चित्र बनाएंगे तो बेहतर इसमें आएगा नंबर। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। चलो, उसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा देखिए ध्यान से। दूसरा भी मैंने बताया क्या, दूसरा था कि अतिरिक्त, यही था ना, अतिरिक्त धातुओं का कहाँ, अंतराकाशी स्थल पर उपस्थिति से, ऐसा लिख सकते हो, धातु आधिक्य दोष। तो इसमें क्या होता है, जानते हैं इसमें क्या होता है? इसमें कुछ भी नहीं होता है, ना कोई टूटा, ना जूटा, ना गया, ना टूटा, ना रिक्त हुआ। बस क्या हो गया कि एक जो धनायन है वो अंतराकाशीय स्थल पर बाहर से आ गया, है ना। जैसे नहीं होता है कि आपके घर में सब बैठा हुआ है, एक मेहमान है, जैसे तुम लोग खा रहे हो, हलवा खा रहे होते हो, और हलवा खाते खाते क्या हो जाए, कोई एक लड़का आ जाए, तो क्या करना पड़ता है कि या तो तुम्हारे पास तो है नहीं, तो बांट के सबको देना पड़ता है। जूठा नहीं हुआ है तो, जूठा हो जाता है तो फिर उसके लिए अलग से बनाना पड़ता है। तो वो कहाँ आ गया, अंतराकाशीय स्थल पर आ गया, एक्स्ट्रा आदमी, है ना। तो यहाँ पर यही है कि अतिरिक्त धातुओं का अंतराकाशीय स्थल पर उपस्थिति से धातु आदि के दोष उत्पन्न कैसे होता है देखिए। तो इस दोष में ध्यान दीजिएगा, इस दोष में धातु आयन, है ना, कहाँ, अंतराकाशीय स्थल पर
उपस्थित हो जाते हैं। फिर सुने बात, तो दो लाइन का है, सब चित्र का खेल है इसमें। इस दोष में क्या, फिर से मैं बोलूं, इस दोष में क्या चीज कि धातु आयन कहाँ, अंतराकाशीय स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं। देखो यहाँ मैं यहाँ बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हो गया ये पूरे, ये हो गया। अब ये है a प्लस b माइनस, a प्लस b माइनस, b माइनस a प्लस b माइनस a प्लस, यहाँ पर a प्लस b माइनस, a प्लस b माइनस, b माइनस a प्लस, फिर क्या होगा b माइनस a प्लस। सबको मैं जोड़ दूं, चलो जोड़ देता हूं। ये हो गया आपका, ये हो गया। अब इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि ये जो ना यहां से कोई हटेगा, लेकिन इसमें क्या है, एक धनायन जो है या एक से अधिक भी आ सकता है, या धातु जो है वो यहाँ पर आके शिफ्ट हो जाता है। आ गया, तो इससे जो दोष उत्पन्न हुआ उस दोष को हम लोग कहते हैं कौन सा, धातु अधिक के दोष। यहाँ पे देखो धातु अधिक हो गया है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये माइनस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही, यानी धनायन है कितना, धनायन है 9 और ऋणायन है, ऋणायन कितना है 8, ऋणायन कितना है 8। तो अब ये बोलोगे सर ये तो विद्युत उदासीन नहीं है, चर्चा होगा इसमें। तो अब क्या है, इस दोष में क्या होता है, इस दोष में धातु आयन है ना, अतिरिक्त धातु आयन ऐसे लिख सकते हो, इस दोष में अतिरिक्त धातु आयन अंतराकाशीय स्थल पर चले आते हैं, है ना, या चले जाते हैं। इसमें क्या हो गया कि जब धनायन आया तो विद्युत उदासीनता का खेल तो खत्म हो गया कि नहीं। तब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो भी, जिस तरह से ये प्लस आया उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन भी कहीं से, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन आने के बाद तो क्या हो जाएगा, ध्यान दें कि इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये देखो धनायन भी 9 हो जाएगा और ऋणायन भी कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा ऐसे। फिर से सुने आपने, अतिरिक्त ये क्या हो गया, धातु के कहाँ, अंतराकाशीय स्थल पर उपस्थिति से धातु अधिक के दोष। तो इस दोष में क्या होता है, इस दोष में धातु आयन, अतिरिक्त धातु आयन अंतराकाशीय स्थल पर चले आते हैं, तथा विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन की भी उपस्थिति अंतराकाशीय स्थल पर होती है। क्योंकि प्लस आया तो साथ में माइनस भी उसके पीछे पीछे क्या है, आगे नहीं देखते हो कि बकरी चलती है तो उसका बच्चा भी पीछे पीछे चलता है, या कुत्ता चलता है तो उसका बच्चा भी पीछे पीछे चलता है। तो ए का बच्चा कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो ए चला तो इलेक्ट्रॉन भी पीछे पीछे क्या हुआ, चल गया, मम्मी हम भी जाएंगे साथ में। ऐसा भी बच्चा में तुम लोग भी किया होगा, मम्मी कहीं जा रही हो तुम भी साथ में चले जाते हो। यहाँ भी ये मम्मी है, इसका बेटा है, मम्मी साथ गई तो बेटा भी साथ चला गया। तो यहाँ क्या है, फिर सुने बात कि इस दोष में, मेरी बात तो ध्यान से सुनना, ऐसे इसकी जरूरत अब थोड़ा सा जो आगे हम पढ़ाएंगे इसके आगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, इस दोष में धातु आयन बाहर या फिर अतिरिक्त धातु आयन अंतराकाशीय स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं, तथा विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन की भी उपस्थिति होती अंतराकाशीय स्थल पर हो जाती है। फिर सुने एक बात, क्या बोला मैंने कि इस दोष में किसका, तो अतिरिक्त धातु आयन अंतराकाशीय स्थल पर चले आते हैं, तथा विद्युत उदासीनता, बोलो सर विद्युत उदासीनता नहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है। कैसे बन रहा है, धनायन 9 है और ऋणायन 8 है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यानी बकरी के साथ उसका बच्चा भी साथ में चला आया, और जब बकरी का बच्चा आया तो फैमिली खुश हो गई और ये विद्युत उदासीन हो गया। तो सुनिएगा क्या बोला मैंने, इस दोष में अतिरिक्त धन आयन या धातु आयन कहाँ, अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, विद्युत उदासीनता गड़बड़ हो जाती है,
ऐसा नहीं लिखना है, लेकिन विद्युत उदासीनता का खेल क्या होता है, खत्म हो जाता है। और जब विद्युत उदासीनता का खेल खत्म होता है तो इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ, तो एक के साथ 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 एक इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित अंतराकाशीय स्तर पर हो जाती है, जिससे कि विद्युत उदासीनता बन जाता है। फिलहाल क्या है, विद्युत उदासीनता कैसे बनता है, ये याद है ना, कल पढ़ाया था मैंने कि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होना चाहिए, तब वो विद्युत उदासीनता बनेगी। नहीं, यदि प्लस प्लस ज़्यादा होगा या माइनस ज़्यादा होगा तो कभी भी विद्युत उदासीनता नहीं बन सकता है। तो चलिए, तो क्या बोला मैंने कि इस दोष में अतिरिक्त धातु आयन अंतराकाशीय स्थल पर चले आते हैं, है ना, तथा विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अंतराकाशीय स्तर पर इलेक्ट्रॉन की भी उपस्थिति होती है। चलिए फिर लिखिएगा। अब ये बोलोगे ये एफ केंद्र है, नहीं, ये एफ केंद्र नहीं है। अब पूछो सर क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऋणायनिक रिक्तियां नहीं ना यहाँ से हटा। यदि ऋणायनिक रिक्तियां हटता और इलेक्ट्रॉन आ जाता उसके जगह पर, तब वो एफ केंद्र होता। कोई आपसे पूछे ये एफ केंद्र है, दिस इज नॉट एफ सेंटर। बात समझ में आई? अब एफ केंद्र कब होता, जब ऋणायन यहाँ से हट के उसके जगह पर कौन आ गया होता, इलेक्ट्रॉन आ गया होता, जैसे पीछे मैंने बताया, तब वो एफ केंद्र होता। बात समझ गए? चलो लिखो, इस दोष में अतिरिक्त धातु आयन अतिरिक्त क्या, धातु आयन अंतराकाशीय स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं तथा विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अंतराकाशीय स्थल पर, यानी बकरी के साथ बकरी का बच्चा, है ना, ऐसा मत लिख देना बकरी के साथ बकरी का बच्चा। तो क्या हो कि अंतराकाशीय स्थल पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। ये वाला चित्र बना ले। और मैं अभी इसका भी उदाहरण दे रहा हूँ, देखो, वो भी कभी कभी एग्जाम में आया है, पूछा है कि क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि क्वेश्चन है कि जिंक जो है, ZnO जिंक ऑक्साइड, है ना, वो कमरे के ताप पर सफ़ेद और जैसे इसको गर्म करते तो पीला हो जाता है, क्यों? तो इसका आंसर अभी मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए, अब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो अभी क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जिंक ऑक्साइड ZnO, इसका ये ऐसे जैसे करके भी लिख सकते हो इसका कि ZnO जो है, जिंक ऑक्साइड जो है, वो कमरे के ताप पर क्या होता है, सफेद होता है, जबकि क्या गर्म करने से वो पीला हो जाता है, ऐसा क्यों? तो कमरे के, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड सफेद होता है, लेकिन जैसे ही इसको गर्म करते हैं तो वो टूटता है। कौन टूटता है? Zn। तो टूटेगा तो क्या बनेगा, Zn प्लस 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 क्या होगा, O2, ऑक्सीजन, O2, यहाँ 2 कर दो, ठीक है नहीं, यहाँ फिर 2 नहीं, यहाँ पर कितना कर देंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना, हाफ O2। अब यहाँ मैं, आप सोचोगे सर यहाँ क्यों नहीं दिए, तो देखो यहाँ जिंक जब टूटा, यहाँ है ना, जिंक टूटा, 2 प्लस का मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दूंगा मैं जोड़ने के लिए, 2। कैसे, देखो सोडियम है, ध्यान दीजिएगा, सोडियम है, ये प्लस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन टूटा, तो बराबर है दोनों, देखो तो बराबर है। तो देखो सोडियम की परमाणु संख्या होती है 11। अब सोडियम का 1 प्लस है, तो 1 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर आ गया। जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो कितना हो गया इसका परमाणु संख्या, 10, तो बराबर है नहीं ना। उसी तरह से Mg को आप तोड़ोगे, इसको आयनीकृत करोगे तो Mg प्लस प्लस होगा, तो
Mg का परमाणु संख्या होता है कितना 12, लेकिन 2 प्लस का मतलब 2 घट गया तो कितना हो गया 10। तो ये बराबर है, तो जब तक बराबर नहीं होगा तब तक कैसे हो, बराबर होना चाहिए ना। या फिर अब Zn पे ले, Zn ध्यान दो ना, तो Zn जो है वो टूटेगा तो क्या बनेगा, Zn आयनीकृत होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, बोलते 2 इलेक्ट्रॉन प्रदान किया, तो इसका 30 है, ये क्या हो गया 28, 2 घट गया। तो अब आप इसको ये बराबर कैसे करोगे, तो यहाँ तो 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 38 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 28 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको बराबर करने पड़ेंगे। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 10, यहाँ कितना है 11, कितना कम है, किधर कितना कम है, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। यहाँ कितना कम है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। यहाँ भी कितना कम है, देखो तो 38 है 28 है, कितना कम है 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। और उतना नहीं है तो ट्रिक है ना, देखो ट्रिक क्या है, सोडियम है, देखो आगे चैप्टर में काम आने वाला है। मैं कल से नहीं बल्कि परसों से विद्युत रसायन चैप्टर शुरू करूंगा, उसमें ये सब खूब काम आएगा। Na+11 में भी बहुत बच्चे पढ़े होंगे, मैं पढ़ाया हूँ। तो Na+ कितने प्लस है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़िए, है कि नहीं। Mg है, तो Mg क्या है प्लस प्लस, कितने प्लस है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़िए, बात समझ रहे हो। कॉपर है तो Cu2 है, कितने प्लस है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़िए। एल्यूमिनियम है तो क्या हो गया A प्लस 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 3 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन जोड़िए 3 इलेक्ट्रॉन जोड़िए, बात समझ गए। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कीजिए जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखो यहाँ कितना प्लस हुआ, टूटने के बाद कितना प्लस हुआ 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा। इसमें से क्या होता है कि जब Zn टूटा तो ऑक्सीजन तो गैस है, ये क्या है गैस है, तो गैस जो है ये क्या हो जाता है मुक्त हो जाता है। तो मुक्त हो जाता है तो धनायन का संख्या ज्यादा, ऋणायन की संख्या, ऋणायन तो अपने स्थान से क्या हो गया मुक्त हो गया, यानी धनायन क्या है ज्यादा हो गया। और धनायन जो Zn+ है वो कहाँ आ जाता है, अंतराकाशीय स्थल पर चला आता है। क्वेश्चन है देखिएगा, यहाँ पर आपको सवाल क्या पूछेगा कि कमरे के ताप पर ZnO यानी जिंक ऑक्साइड क्या होता है, तो सफेद होता है, लेकिन जैसे इसको गर्म करते हैं वो पीला हो जाता है, क्यों। तो कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड सफेद होता है, किंतु गर्म करने से ये क्या होता है पीला हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि गर्म करने से ऑक्सीजन क्या होता है मुक्त हो जाता है, और ऑक्सीजन मुक्त होने के कारण ये जो ZnO है वो कैसा पीला रंग का दिखाई देता है ना। इसमें क्या होता है कि जो Zn है Zn++ आयन वो अंतराकाशीय स्थल पर चला आता है, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो जब ये मकड़ी आया तो मकड़ी का बच्चा भी साथ साथ वो भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो अंतराकाशीय स्थल पर आ गया। फिर सुने के बाद कमरे के ताप पर, मेरे बात ध्यान से सुनिए, कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड यानी ZnO क्या होता है तो सफेद होता है, तथा गर्म करने से ये पीला हो जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या होता है मुक्त हो जाता है तथा इसका रंग क्या है पीला होता है। अब इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया में यानी दोष में Zn++ आयन यानी जिंक आयन क्या होता है अधिक हो जाता है, तथा यह अंतराकाशीय स्थल पर चले आते हैं, है ना, एवं मुख्य इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थल पर चले आते हैं। फिर से सुनिए क्या बोला मैंने, कमरे के ताप पर ZnO जिंक ऑक्साइड सफेद होता है, तथा गर्म करने से इसमें ऑक्सीजन क्या होता है मुक्त हो जाता है, तथा यह पीला हो जाता है। और हम लिखना चाहते हैं तो इस दोष में जिंक यानी जिंक आयन का अधिक्य हो जाता है, अधिकता हो जाता है, जिससे ये अंतराकाशीय स्थल पर चले जाते हैं, एवं इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं। चलिए लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिखिए। कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड ZnO सफेद रंग का होता है, तथा गर्म करने से पीला हो जाता है, क्यों।
उत्तर लिखिएगा। कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड सफेद होता है। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है, मेरे को लगता है आया भी है एक बार। तथा गर्म करने से इससे ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है ना, ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है एवं ये पीले रंग का हो जाता है। पीले रंग का हो जाता है। हो गया? चलिए ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिएगा पूरा। लिखेगा नीचे। इस दोष में Zn2+ आयन, जैसे लिखा हुआ Zn++ आयन की अधिकता होती है तथा ये अंतराकाशी स्थल पर चले जाते हैं। जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशी स्थल पर, यानी बकरी के साथ बकरी का बच्चा भी साथ में है ना, क्या बोले कि मुक्त इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशी स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं। चित्र बना लिए थे ना? बहुत अच्छे। अब आगे तो हम लोग अब पढ़ेंगे धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष, ध्यान दीजिएगा कि वैसा दोष जिसमें धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या की अपेक्षा कम होता है उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। या उल्टा ही बोल सकते हो कि वैसा दोष जिसमें ऋणायन की संख्या धनायन की संख्या की अपेक्षा अधिक होता है उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोला मैंने? वैसा दोष जिसमें क्या धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या की अपेक्षा कम होता है उसे क्या धातु न्यूनता दोष कहते हैं। फिर से एक बार क्या बोला कि वैसा दोष जिसमें धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या की अपेक्षा कम होता है उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। यानी क्या है, धनायन कम है और ऋणायन क्या है, ज्यादा है। धनायन कम है और ऋणायन ज्यादा है ना। जैसे किसी के यहाँ ऐसा भी होता है कि क्या हो कि दो आदमी हैं और जो पैसा वाला था वो क्या हो गया, जो कल मैं बताया था एग्जाम्पल, दो भाई थे, तो अब जो पैसा वाला है वो पैसा वाला कम हो गया, जो कम पैसा वाला था वो पैसा वाला क्या हो गया, ज्यादा हो गया। उसी को कहेंगे हम धातु न्यूनता दोष। फिर सुने एक बार, वैसा दोष जिसमें धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या की अपेक्षा क्या है, कम होता है, उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। देखिएगा ध्यान से जरा, ये देखो ये हो गया आपका, ये है धातु न्यूनता दोष। तो फिर से एक बार क्या बोला मैंने कि वैसा दोष जिसमें क्या चीज की, तो धनायन की संख्या किसके, ऋणायन की संख्या की अपेक्षा a+b-m भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है b लिखने में। फिर क्या हो गया b- कैसे लिखता हूं मैं इसे, a+ है उसके बाद a+ नहीं होगा, प्लस नहीं, साथ में नहीं, विकर्षण होता है ना प्लस। तो b यहाँ पर क्या हो गया a-, a+, b-, a+, फिर a+, b-, a+,
बी माइनस, फिर यहाँ हो गया बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। अब देखो सबको मैं जोड़ दिया, इस तरह से जोड़ दीजिए, इस तरह से जोड़िए, जोड़ दिए। अब देखो इसमें से क्या होगा कि जो धनायन की संख्या है वो ऋणायन की संख्या की अपेक्षा कम हो जाएगा, यानी धनायन अपने स्थान से क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, हट जाएगा। आप उसे क्या कहोगे, धातु न्यूनता दोष। बोलो सर यहाँ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आया भाई, वहां तो प्लस था, है कि नहीं, वहां तो माइनस था ना, इसलिए आया। धातु न्यूनता दोष किसे कहता है कि वैसा दोष जिसमें क्या धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या की अपेक्षा क्या हो, कम हो, उसे धातु न्यूनता दोष कहता है। देखो यहाँ कम है, कितने धनायन है गिनो, 1 2 3 4 5 6 6 7 और ऋणायन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 छूट गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ऋणायन की संख्या ज्यादा है, धनायन की संख्या क्या है, कम है। तो धातु न्यूनता दोष किसे कहते हैं, वैसा दोष जिसमें धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या की अपेक्षा क्या हो, कम हो, उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि यह दोष वही धातु प्रदर्शित करते हैं जो कि जिसकी की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ऑक्सीकरण अवस्था याद है कुछ 11 में मैंने पढ़ाया भी था, ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में मैंने पढ़ाया भी था। ऐसे हम 1 2 एग्जाम्पल में दे देता हूँ। जैसे कि मान लो एफईओ है, तो एफईओ में एफई का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है देखते हैं। तो जिसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालना होता है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो x जो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन आवेश कितना होता है, -2 बराबर 0। कुछ याद आ रहा है लेबर वाला, तो क्या हो गया x -2 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया +2, ये ऑक्सीकरण अवस्था। अब देखो वही लोहा का FeCl3 में देखो Fe का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है, इसका कैसे निकालेंगे, तो Fe को जिसका निकालना होता है उसको x मानते हैं। ये वाला मैं फिर बताऊंगा, एक चैप्टर है 12 में भी, लेकिन 11 में मैंने बताया था, आप उसको जाकर देखिए। तो Fe को देखो x प्लस हो गया, और क्या है क्लोरीन, तो क्लोरीन कितने हैं 3, तो 3 गुना क्लोरीन का आवेश कितना होता है -1, तो 3 गुना क्या हो गया -1 बराबर 0, है कि नहीं। तो देखो 0 क्या है, यानी जितने भी हैं सब उदासीन होते हैं, यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं उदासीन। तब ना मैं जितने प्लस होते हैं उतने माइनस बनाने में रहता हूँ कि प्लस और माइनस दोनों क्या होना चाहिए बराबर, या नहीं बराबर, है ना। तो यहाँ पर भी ये प्लस धातु आके या धातु यहाँ पर क्या करेगा, जैसे देखो यहाँ पर विद्युत उदासीनता कैसे बनता है ये भी देखो कि ये जो A प्लस जैसे 1 घटा, ये प्लस अपना 1 जो है वो 2 कर देगा। कैसे करेगा ये देखो ध्यान दें, यहाँ पर क्या है FeO है, कितना हो गया इसका 2। अब ये देखो यहाँ पर कितना आया x बराबर -3 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया 3। अब ये देखो लोहा में क्या गुण हुआ कि लोहा अपना ऑक्सीकरण अवस्था, यानी ऐसे संयोजकता ही बोल सकते हो, किंतु संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था में थोड़ा सा अंतर है जिस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। तो यहाँ जो है लोहा का संयोजकता 2 भी होता है 3 भी होता है, 2 है और 3 है। तो जैसे ये अपने स्थान से गायब हो जाता है कोई यौगिक या कोई आयन, तो क्या होता है जैसे लोहा है तो 2 रहता है, लेकिन वो अपना ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ाकर तब क्या कर लेता है 3 कर लेता है। देखो Fe है 2 और वो अपना ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा कितना कर लेता है 3। कब करता है, जब कोई धातु अपने स्थान से क्या होता है रिक्त हो जाता है तब करता है। तो इस तरह के दोष को हम लोग धातु न्यूनता दोष करते हैं। बोलो सर क्यों करता है, क्योंकि यदि वो नहीं करेगा तो धनायन की संख्या कम है ना और ऋणायन की संख्या ज्यादा है ना। तो धनायन की संख्या कम और ऋणायन की संख्या यदि ज्यादा होगा तो विद्युत उदासीनता तो होगा नहीं। तो विद्युत उदासीनता बनाने के लिए ये जो धातु होते हैं वो अपना ऑक्सीकरण अवस्था 2 से 3 या 3 से 4 या 1 से 2 कर देते हैं। उसी को हम कहते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, जिसके की ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग होते हैं। जैसे कि कॉपर, तो कॉपर का संयोजकता जो है 2 होता है, एक तो 1 होता है एक तो 2 होता है। उसी तरह से ऑक्सीकरण अवस्था जो है, मैं यदि मान लूँ कि ऑक्सीकरण अवस्था ही संयोजकता है तो कॉपर का जो ऑक्सीकरण अवस्था +1 और +2 भी होता है। लोहा का कितना होता है +2 +3 भी होता है।
टीन का कितना होता है, +2 +4 भी होता है कि नहीं। उसी तरह से बहुत सारे धातु हैं जो कि डी ब्लॉक तत्व में यानी कि संक्रमण तत्व हैं, जिसका कि ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील होता है। इस पर हम लोग एक चर्चा भी करेंगे, एक टॉपिक पे करेंगे, वो कभी कभी एग्जाम में आता भी, लेकिन वो हम लोग को पढ़ना है बहुत अंत के चैप्टर में, डी ब्लॉक के तत्व में। तो अभी बहुत देना उसका। धातु न्यूनता दोष किसे कहते हैं कि वैसा दोष जिसमें धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या की अपेक्षा कम होता है, उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं, है ना। यह दोष उन धातुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसका परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होता है। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का क्या मतलब हुआ कि जो धातु यानी जो धातु होता है वो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, या संयोजकता, मान लो संयोजकता, तो लोहा का 2 भी होता है, 3 भी होता है, तो +2 और क्या है +3। उसी तरह से कॉपर का मैंने बताया अभी +1 होता है, +2, उस अवस्था उस सबको कहते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर अभी इसका क्या हुआ कि मान लो ये रिक्त हो गया, धनायन रिक्त हो गया अपने जगह से, तो क्या होगा, तो विद्युत उदासीनता नहीं बनेगी ना, क्योंकि प्लस तो 7 है, प्लस कितने यानी धनायन कितने हैं, यहाँ देख लो ना, यहाँ धनायन है 7 और ऋणायन है कितना, ऋणायन है 8, तो विद्युत उदासीनता कैसे बनेगी। तो ये जो प्लस वाला है, वो प्लस वाला जो कोई भी धातु वाला है वो अपने ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेता है, 1 से 2 हो जाएगा, तो 2 जैसे ही होगा कोई भी 1 हो जाएगा 2, तो 1 यदि ये 2 हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ये यदि हम इसको 2 कर दें तो कितना हो जाएगा, देखो जोड़ो 1 2 2 4 1 5 1 6 7 1 8, और तब ये क्या विद्युत उदासीनता प्रदर्शित करेगा, है ना। तो ध्यान से धातु अधिक दोष किसे कहते हैं, धातु भिन्नता दोष ना। तो वैसा दोष जिसमें धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या की अपेक्षा कम होता है उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं, है ना। इस पे यदि तुमको चर्चा जानना है तो 11 के क्लास में जाओ, एक चैप्टर है ऑक्सीकरण अवकरण, उस चैप्टर में मैंने इसको बताया होगा, आप जाके वहाँ देखें ये वाला कैसे बनता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए लिखिएगा, वो वैसा दोष जिसमें धनायन की संख्या, वैसा दोष जिसमें धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या की अपेक्षा ऋणायन की संख्या की अपेक्षा क्या कम होता है उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं, उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। यह दोष वैसे धातुओं द्वारा उत्पन्न होता है जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। चित्र बना लीजिए, एक बार और समझिए कि इसमें क्या होता है, धनायन की जो संख्या है वो कम हो जाती है, ऋणायन की संख्या क्या है, बढ़ जाती है, तो विद्युत उदासीनता खत्म हो जाता है। तो उस विद्युत उदासीनता को वापस लाने के लिए जो इसमें धातु होता है वो अपने ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेता है, या संयोजकता को क्या करता है, बढ़ा लेता है, और बढ़ाने के कारण जो धनायन की संख्या और ऋणायन की संख्या हमेशा दोनों क्या होती है, बराबर हो जाती है। चलिए कॉपी कर लीजिए, चलिए चित्र बना लिए, देखिएगा। हाँ, एक इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, NiO निकेल ऑक्साइड
FeO, फेरस ऑक्साइड, ETC। ठीक है, लिख लिए। अब आगे है ठोस का विद्युतीय गुण। ठोस का विद्युतीय गुण है ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है ये सब कुछ खास नहीं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो यहां पर क्या है, बहुत इजी है, बच्चा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। पहला है चालक यानी कंडक्टर, दूसरा है अचालक यानी इंसुलेटर, और तीसरा है अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। तो चालक किसे कहते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, उसे चालक कहते हैं। अचालक किसे कहते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे अचालक कहते हैं। अर्धचालक किसे कहते हैं, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है लेकिन ज्यादा नहीं, कम मात्रा में होती है, यानी चालक और अचालक के बीच में होती है, उसे अर्धचालक कहते हैं। यही वाला, लेकिन ये परिभाषा यहाँ नहीं है, यहाँ नया परिभाषा सुनिए। चालक तो वैसा पदार्थ जिसके चालकता का परास, चालकता का परास, परास माने समझते हो, परास माने च्यवनप्राश नहीं, परास मतलब होता है रेंज। क्या होता है, रेंज। रेंज मतलब समझते हो, जैसे आजकल वाईफाई का जमाना है कि नहीं, तो किसी के यहाँ वाईफाई चल रहा है, जैसे केएसएस कॉलेज में तो वाईफाई चलता ही है, आप लोग आते हो, उसका लुफ्त उठाते हो, कोई बात नहीं। तो रेंज जो है, रेंज का मतलब वो क्या होता है कि जो केएसएस कॉलेज का वाईफाई है वो कहाँ तक जाता है, वो थोड़ा सा यानी लगभग 100 मीटर के आसपास ही या 50 मीटर तक ही रहता है, या केएसएस कॉलेज के अंतर्गत ही रहता है, उससे आगे नहीं जाता है। यानी उसका वाईफाई का रेंज जो है वो बस 50 मीटर ही है, वो रेंज हुआ। जैसे कोई ये क्या कहते हैं, छक्का मारता है, क्रिकेटर छक्का मारता है, तो उसका रेंज क्या है ना, छक्का मारने तो ये कोई 120 मीटर में मारता है, शायद अफरीदी 150 मीटर का भी छक्का मारा था, तो वो उसका रेंज है। और कोई क्या है, राहुल द्रविड़ या और जो पतले दुबले से हैं वो 75 मीटर का छक्का भी नहीं मार पाते हैं, तो ये उनका रेंज है। तो रेंज का मतलब हो गया परास, यानी एक तरह से बोल सकते हो कैपेसिटी, कि आप कहाँ तक जा सकते हो, है ना, आपका रेंज क्या है, आप कहाँ तक चल सकते हो। तो यही है रेंज। तो चालक किसे कहते हैं, कि वैसा पदार्थ जिसके चालकता का परास, ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में सब काम आने वाला है, 10 पर पावर 4 से 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो, उसे चालक कहते हैं। याद रहेगा, वैसा क्या पदार्थ जिसके चालकता का परास, च्यवनप्राश नहीं, परास रेंज, यानी कहाँ तक जा सकता है, उसकी कैपेसिटी कहाँ तक है ना। जैसे बोलता है ना, उस मोबाइल का रेंज वहाँ तक है, टीवी का रेंज वहाँ तक है कि नहीं, उसी तरह से ये रेंज। तो इसका रेंज क्या है, 10 पावर 4 से कितना, 10 पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये चालकता की इकाई है, मैं पढ़ाऊंगा अगले, इसके अगला ही चैप्टर शुरू होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा देर है, कल तक देर है। 10 पावर 4 से 10 पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो, तो उसे चालक कहते हैं। ठोस का चालकता कितना होता है जानते हो, तो ठोस का यानी ठोस नहीं बल्कि धातु का चालकता कितना होता है, तो धातु का चालकता होता है 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। याद रखें इसे, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए बहुत अच्छे, लोहा हो गया या कोई भी धातु हो गया, निकेल हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ETC। अब अचालक किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसके चालकता का परास 10 पर पावर -20 से कहाँ तक, 10 पर पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो, उसे अचालक कहते हैं। फिर सुने एक बार,
वैसा पदार्थ जिसकी चालकता का परास 10 पर पावर -20 से 10 पर पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो उसे अचालक कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल इसके, प्लास्टिक हम ले लेते हैं, प्लास्टिक हुआ है कि नहीं, बहुत और भी बहुत सारे हैं। तो अर्धचालक किसे कहते हैं कि वैसा पदार्थ जिसके चालकता का परास, ध्यान दीजिएगा, 10 पर पावर -4 से -6 से 10 पर पावर 4 हो, 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो उसे अर्धचालक कहते हैं। फिर से सुनिए एक बार, क्या बोला मैंने कि वैसा पदार्थ जिसके चालकता का परास कितना 10 पर पावर 6 से 10 पर पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अर्धचालक, है ना। एक बार और सुन लेते हैं। वैसा पदार्थ जिसके चालकता का परास, परास माने रेंज, मोबाइल का रेंज कहाँ तक है आपका, वही आजकल मोबाइल चलाते हो ज्यादा इसलिए। तो वैसा पदार्थ जिसके चालकता का परास कितना 10 पर पावर 4 से 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो उसे क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। धातु के, याद रखिए ऑब्जेक्टिव है, धातु के चालकता का परास या चालकता 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अचालक वैसा पदार्थ जिसका चालकता का परास 10 पर पावर -20 से 10 पर पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है ना, इससे उसे अचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक। और अर्धचालक किसे कहते हैं कि वैसा पदार्थ जिसके चालकता का परास 10 पर पावर -6 से 10 पर पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स उसे अर्धचालक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा जर्मेनियम, जर्मेनियम, दूसरा है सिलिकॉन। ये सब का जो कार्य है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कल मैं इस पर चर्चा भी करूंगा, है ना, अर्धचालक पर विशेष चर्चा। और कल मैं आपको बैंड सिद्धांत के द्वारा चालक, अचालक और चालक की परिभाषा भी बताऊंगा कल, है ना। वो सब फिजिक्स की चीजें हैं, फिजिक्स में आप पढ़ोगे, लेकिन मैं जहाँ तक संभव होगा मैं बताने की कोशिश अवश्य करूंगा। तो फिलहाल चालक किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसके चालकता का परास 10 पर पावर 4 से 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो उसे चालक कहते हैं, है ना। धातु के चालकता का मान 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। अचालक वैसा पदार्थ जिसके चालकता का परास 10 पर पावर -20 से 10 पर पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो उसे अचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक। लिख रहे हो जैसे, सॉरी अभी लिखना क्या है, अर्धचालक वैसा पदार्थ जिसके चालकता का परास 10 पर पावर -6 से 10 पर पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो उसे अर्धचालक कहते हैं। राइट डाउन, लिखिए वैसा पदार्थ जिसके चालकता का परास 10 पर पावर 4 से 10 पर पावर 7 लिखा हुआ है ओम इनवर्स जैसे दिया है ना, मीटर इनवर्स हो उसे चालक कहते हैं। लिखे धातु के चालकता का मान 10 पर पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। हो गया, जैसे लोहा, निकेल, ETC। दूसरा है अचालक, लिखिएगा वैसा पदार्थ जिसके चालकता का परास 10 पर पावर -20 से 10 पर पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है उसे अचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक। चलिए अब लास्ट, अर्धचालक
वैसा पदार्थ जिसकी चालकता का परास 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो, उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, etc। हो गया? तो चलिए आपका क्लास समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग कल।